हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 जो डेट 12/1/2023 को आया हुआ है और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। तो आइए जो भी इससे जुड़े हुए तो आइए आगे हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको 3 सवाल लिखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम इस पहले सवाल को देखें तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से आधारित प्रश्न है, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है आपको 464 रुपये और यहाँ से आपसे कुल निवेश की गई राशि पूछ रहा है। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। यदि एक धनराशि 2 वर्षों की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 464 रुपये है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको परसेंटेज सिंपल से दिए गए हैं, भिन्नों में नहीं दिए गए हैं, तो आप इन सवालों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। x + y + x × y अपॉन 100। एक तरीका तो ये होगा जहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये तो बनेगा आपका साधारण ब्याज, ये आपका बन जाएगा साधारण ब्याज और ये पूरा का पूरा ही आपका कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका CI आपका कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो इतना होगा x × y अपॉन 100 ये आपका कहलाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो अगर यहाँ से हम लोग अंतर लिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 10 × 10 अपॉन 100। अब ये 10 × 10 क्यों होगा, क्योंकि जो ये 10% है वो कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो 10% और 10% हम इसे 2 बार लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 1% और यहाँ से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आपका परसेंटेज में रहेगा और यही आपका अंतर आएगा। किसका, CI और SI का अंतर कितना आएगा, 1%। और इस 1% का जो मान है वो आपको दिया गया है 464 रुपये। अगर 464 रुपये आपका 1% का मान है तो 100% का मान जब हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ से आप इसी में 2 जीरो और आप बढ़ा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 46,400। या हम लोग इसे और भी तरीके से याद हम लोग रख सकते हैं कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 2 वर्षों के लिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, 2 वर्ष के लिए आपका CI और SI का अंतर, इस तरीके से कभी आपसे पूछ ले। यहाँ पे आपका दर दिया होगा, परसेंटेज मान लीजिए आपका दर है, मान लीजिए यहाँ पे 3% दिया गया है। तो 3% में आपका ये कितना बनेगा, CI और SI कितना बनेगा। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि x + y + x × y अपॉन 100 से ही। तो आप देखेंगे कि अगर 2 वर्षों के लिए आप 3% से ब्याज आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 3 + 3 और यहाँ 3 3 का 9 और 9 को जब आप भाग करेंगे किससे, 100 से, तो ये आपका आएगा 0.09 यानी आपका 6.09% आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब जब ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ जाएगा तो फिर आपका इधर जो इसका अंतर आएगा वो अंतर ये वाला अंतर आपका बन जाएगा और ये जो पीछे लिखा होगा 0.09 इसका इसका अंतर आ जाएगा। जैसे अब इसी में आप 4% का आप निकालना चाहें तो ये कितना बनेगा, या इसी का एक आपका सूत्र होता है। सूत्र क्या है, तो ये आपका बन जाएगा 2a.a²। अब a² जो होगा इस पर ये 2 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकता और जो यहाँ पे होगा ये a² होगा और ये भी 2 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 अंक से कम है तो 2 अंक हम लोग इसको
बना देंगे। अगर 2 अंक से ज़्यादा है तो इसे हम लोग आगे पक्षांतर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 4% है तो ये 4 दूना 8 और 4 चौक 16, तो ये आपका आ जाएगा। और अगर CISI का अंतर देखेंगे तो ये 0.16% बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 तो 2 अंकों का है ये, तो बन जाएगा। ऐसे ही 5% का देखें तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 पचम 25, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 0.05%, ये आपका अंतर इसका CISI का आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका ज्ञात करेंगे तो ये कितना आएगा, 1% आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 8% के लिए, 8% का 8 टाई 64, सॉरी 8 दूनी 16, 8 टाई 64, और यहाँ पे अंतर कितना 0.64। अगर ऐसे हम लोग 10% का लें तो 10% के लिए क्या आएगा, 10 दूना 20, और यहाँ पे पॉइंट, और अगर 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100। तो यहाँ पे जब 2 अंक ही लेना है तो ये 1 अंक इसमें आके जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 21%। और यहाँ जब आप अंतर के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या लगाएंगे, 10 का स्क्वायर, और 2 अंक ही हमको लेना है तो ये 1 अंक इधर चला आएगा, और ये कितना बन जाएगा, 1.00। या इसी को जब हम लोग इसमें करते हैं कि 100 से 100 को भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे और भी कोई भी सवाल आएंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका इसका आपका बन सकता है, जैसे कभी भी ये जो परसेंटेज दिए गए हैं ये अगर आपको भिन्नों में दिए जाएं, तो भिन्नों में दिए जाएंगे तो वहाँ के लिए आप याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पे 10% दिया है, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो यहाँ पे जो 10 है इसको हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं 1/a। अगर कोई भी भिन्नात्मक परसेंट हो और उसको इस तरीके से 1/a के रूप में चेंज किया जा सके, तो यहाँ पे जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज CI आएगा वो आएगा 2a+1, और जो इसका CI और SI का अंतर आएगा वो आएगा आपका केवल और केवल 1। और ये किस में रहेगा, यूनिट में रहेगा। ये सारी चीज़ें अनुपात में रहेंगी, ठीक है। और जो आपका मूलधन होगा, मूलधन वो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, a²। तो ये कुछ चीज़ें हैं आगे जो हम लोगों को याद रखना है, आगे काम आएंगे। तो आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है। तो आगे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर पे बेचना होगा। यानी यहाँ पे वो 2 प्रकार के चावल को आपस में मिला रही है और उस पर 5% का लाभ लेना चाहती है, तो वह उसके मिश्रण को किस मूल्य पर बेचे। यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी कुल लागत कितनी आती है। तो यहाँ पे देखें वो 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये के हिसाब से खरीदती है। तो पहले यहाँ पे कुल लागत देख लेते हैं, कुल लागत कितनी आएगी। कुल लागत तो यहाँ पे 40 गुणे 12.5, अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे बरचौक 48 और 20, 40 का आधा 20, तो 480 और प्लस 20 500 रुपये आ जाएगा। इनका जब हम गुणा करेंगे तो 500 आएगा। और ऐसे ही जब इसको गुणा करेंगे कि 30 किलोग्राम 14 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तो 30 गुणे 14, तो ये आपका बन जाएगा 14 × 42 420, यानी कुल लागत उसकी आ गई 920 रुपये। 920 रुपये उसने सीपी किया है, यानी उसने जो क्रय किया है वो 920 रुपये में किया है। अब उसको इस पर 5% का लाभ चाहिए, यानी ये आपके 100% का मान दिया है कितना 920। अब आपको मान कितने का चाहिए, 5% का लाभ चाहिए, यानी कि 105% का मान चाहिए। तो 100% का मान पता है, 105% का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम 920 में 105 का गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, उसका
उसका लाभ मिल जाएगा हमें, उसको कितने पर बेचना होगा, उसका एसपी मिल जाएगा हमें। अच्छा, जब हमें एसपी मिल जाएगा तो यहाँ पे तो ये इसका टोटल का आएगा, और ये पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम का मतलब उसका 1 किलोग्राम मिश्रण कितने का होगा। तो मिश्रण वो मिला कितने का रहा है, तो यहाँ पे 40 किलोग्राम और यहाँ 30 किलोग्राम, टोटल वो मिश्रण 70 किलोग्राम का मिला रहा है। तो आप यहाँ पे 70 से भाग कर दीजिए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 21 पंजे 105 और ये 20 पंजे 100। अगर यहाँ से इसको काटा जाए तो ये 7 तिरिक 21 कट जाएगा, और अगर इसको काटा जाए 2 से तो ये 5 दूना 10 दूना 20, और इसको काटा जाए तो ये आपका आएगा 46। अब अगर इसको 46 को 3 से गुणा किया जाए तो आएगा 6 तिरिक 18 और 4 3 12 1 13, और 10 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 13.8 रुपये पर केजी का उसका मिश्रण होना चाहिए। यानी जो उसका जो मिश्रण होगा वो 13.8 रुपये पर केजी का होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल है आपका, यहाँ पे दिया गया है, एक स्टोर में 28,500 रुपये की MRP वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत है। तो इसमें आपको छूट ज्ञात करना है, और छूट ज्ञात करने से पहले एक चीज़ आप ये ध्यान देंगे, जब भी कभी छूट देना होगा, अगर कभी भी हम लोगों को छूट देना है तो हमेशा हम लोग छूट MP पर देंगे। MP का मतलब अंकित मूल्य। जब भी हमें छूट देना है तो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाएगा। और जब भी कभी हमें लाभ लेना है तो लाभ हमेशा हमें CP पर यानी कि क्रय मूल्य पर लेना होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे हम लोग कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देनी है और लाभ हमेशा आपको क्रय मूल्य पर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो अंकित मूल्य है, MRP जो अंकित मूल्य है वो कितना है आपका, वो है 28,500। अब आप कितने में बेच रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको बेच रहे हैं 27,645 में। आप कितने की छूट दे रहे हैं, तो अगर इसको घटाएंगे तो 5 और यहाँ 9 में से 4 गए 5, यहाँ आपका बचेगा कितना 4 और हो जाएगा 14 और 8, और यहाँ पे 7 बचा तो ये 0 और ये 0। तो आपने 855 रुपये का छूट दिया है। 855 रुपये का जो आपने छूट दिया है ये छूट है, और आपने किस पर दिया है, तो आप हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट देंगे। अंकित मूल्य कितना है, तो ये आपका अंकित मूल्य है 28,500। तो ये छूट आ गया 28,500 पर 855 का, तो 100 पर कितने का होगा ये आपको देखना है। अगर यहाँ से अब इसको काटा जाए तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर अब इसको देखा जाए तो कितनी बार में कट जाएगा, तो उम्मीदन ये 3 बार में आपका कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग काटें तो लगभग ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3%, क्योंकि 5 3 आपका 15 और 8 तिरिक 24, 24 1 25, हासिल आए 2 और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3% आपका उत्तर आ जाएगा, यानी उस पर उसे 3% की छूट दी गई है। तो ये आपने सवाल नोट कर लिए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। तो आइए आगे कुछ सवालों को और सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 9 संख्याओं का औसत आपका 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो पहले इस प्रकार के सवालों को हम लोग समझ लेते हैं क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई भी 9 संख्या इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इन पूरे के पूरे 9 संख्याओं का जो औसत है वो इन 9 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 15। लेकिन इनमें से पहली 5 संख्या यानी यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 संख्या को जब हम फिर लेंगे तो आप देखोगे कि इसमें एक नंबर, ये जो 5वां नंबर है वो इनके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, मतलब ये 2 बार काउंट होगा और इनका अंतिम 5 का औसत क्या है वो आपका 17 है। तो जिसको पहले का जो करने का आपका तरीका होगा उससे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 9 संख्याओं का जो औसत है वो तो 15 है, तो इनका जो कुल योग होगा, अगर इनका हम योग देखें तो यहाँ पे अगर इसका योग किया जाए तो 15 9 135, ये आपका 135 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो 13 है, तो जो इन 5 संख्याओं का योग होगा वो 5 संख्याओं का जो औसत 13 है, तो जो इनका योग होगा वो क्या होगा 13 पचे 65 और अंतिम 5 संख्याओं का जो योग होगा वो आपका होगा 17 पचे 85, तो ये आपका होगा 17 पचे 85। तो अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये वाला नंबर है वो तो इधर भी है और इधर भी है और पूरे वाले औसत में ये सिर्फ एक बार काउंट है, तो इन दोनों को ऐड करके अगर हम इस वाले नंबर को घटा दें, इन दोनों को ऐड करें और ये वाला नंबर घटा दें तो हमें ये 5वां नंबर मिल जाएगा जो 2 बार काउंट किया गया है। तो अगर इनको दोनों को हम लोग जोड़ें तो ये आपका आएगा 0 और ये आपका आएगा 15, तो ये 150 आएगा और इसमें 2 बार 5वीं संख्या इसमें 2 बार काउंट की गई है, तो एक बार अगर हम इसको इसमें से घटा दें 135 से तो 150 में से 135 घटाएंगे तो ये आपको आ जाएगा 15, यानी उस संख्या जो 5वीं संख्या होगी वो क्या होगी 15 होगी। अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग करने की कोशिश करें तो दूसरे तरीके से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं इसे, देखें मान लीजिए यहाँ पे 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है आपको 15 दिया गया है और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 13 दिया गया है और फिर आपको 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 17 दिया गया है। तो जो यहाँ पे मेन वाला दिया गया है, जो कुल संख्याओं का औसत दिया गया है, उससे आपको इससे आपको तुलना करना है इन दोनों नंबर्स की और ये देखना है कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है 15 से कितना कम है, 15 से ये -2 कम है। अगर कम है तो माइनस लगाएंगे और ये +2 ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे और अगर ये 1 पर 2 ज़्यादा है तो 5 पर कितना होगा 10 होगा, तो ये -10 कम होगा और यहाँ जब आप देखेंगे कि 1 पर 2 ज़्यादा है तो 10 पर 5 पर कितना, तो 5 पर ये आपका +10 ज़्यादा होगा। अब क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो एक माइनस है एक आपका प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सीधे सीधे आपका 15 ही बच जाएगा। कुल मिला के आपको इसे इस तरीके से जोड़ना होता है कि यहाँ पे -10 + 10 और ये आपस में आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा और जब ये कट जाएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा 15 ही आ जाएगा। ये सवाल यहाँ तो छोटी आपकी संख्या है तो आसानी से हो गया, कभी कभी जब ये संख्याएं बड़ी दे देता है तब इस तरीके से करना इसके अकॉर्डिंग थोड़ा आसान होता है। तो आप याद रखेंगे आगे जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा और ये नंबर अगर बड़े होंगे तो हम इन्हें ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे और सवाल आपके कौन कौन से हैं। जैसे अगला सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, शशि एक पुराना एसी 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह एसी को 15,000 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लीजिए कि उसने पहले जो 12,000 रुपये में तो एसी को खरीद कर लाया, सीपी किया 12,000 का।
अब उस पर 1,000 रुपये उसने मरम्मत पर उसको सही करवाने में लगा दिया, तो 1,000 इसमें आप और जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका 13,000। तो जो उसकी सीपी आ गई वो आई 13,000 और इसने बेचा कितने में, 15,000 में। तो जो इसको सेल किया है वो किया है 15,000 में, एसपी आपकी आ गई 15,000। लाभ देखेंगे, लाभ आपको मिला है इसमें 2,000 का। अच्छा, लाभ हमेशा हमको कहाँ देखना है, लाभ हमेशा देखना है हमको सीपी पर, और सीपी कितना है आपका, सीपी है आपका 13,000। तो 13,000 पर आपको 2,000 का लाभ मिला है, तो 2,000 का लाभ जो मिला है वो आपको मिला है 13,000 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, आपको मिल जाएगा 2/13, और इसी को अगर 200 से गुणा कर लेंगे तो आप यहाँ पे अब इसे भाग कर सकते हैं, जो सा भी आपका आएगा, ठीक है। या आप 1/13 का मान देख लें क्या होगा, उसी के आगे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 13 एकन्नम 13 बचा कितना आपके पास, या इसमें आप इसको भाग करेंगे तो यही वाला आपका उत्तर आ जाएगा। या आप 1/13 का मान देखें, 1/13 का मान क्या होगा, तो 13 सते 91, 9/13। अब इसी का ये क्या है, 2 गुना है, तो अगर 2 गुना है तो आप इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, और ये आपका कितना बन जाएगा 18। 18 को 13 से भाग करेंगे तो +1, और 13 एकन्नम 13, 13 5 18, तो ये आपका आ जाएगा 15 सही 5/13%। इस तरीके से आप इसके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान आएगा ये। तो उसके आगे हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, तो बच्चे के भार में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, इस तरीके से आसान क्वेश्चन भी आते हैं आपके SSC GD या यूपी पुलिस में। 1-2 क्वेश्चन कठिन आते हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चन आपके आसान ही आते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन आसान ही थे। तो यहाँ पे देखिए, पहले उसका भार कितना था, पहले भार उसका 3.2 था, फिर कितना भार उसका बढ़ गया, 6 kg बढ़ने के बाद हो गया। तो 6 kg उसका भार बढ़ने के बाद हुआ। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना भार बढ़ा है, अगर भार बढ़ने के लिए देखा जाए तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 6 से 3.2 को, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ आपका 2 आएगा, यानी 2.8 kg उसका भार बढ़ गया। अच्छा, जो बढ़ा है वो कहाँ से बढ़ा है, तो वो 3.2 से बढ़ा है। तो पहले उसका भार 3.2 था, उस पर बढ़ा है कितना, 2.8, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, यही आपको ज्ञात करना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट आसानी से कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये आपका आ रहा होगा 7 चौक 28, और यहाँ आपका बनेगा 7 चौक 28, और यहाँ आपका बनेगा 8 चौक 32। और अगर आप इसको और अगर काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं, ये आपका कट जाएगा 2 दूना 4, और ये कट जाएगा 25 चौका 100। और अगर इसको आप इससे काट के देखेंगे, गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175, और आप इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 8 दूनी 16, फिर बचा आपके पास 1 हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, तो ये और फिर आपका आएगा 87.5% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। ठीक है, तो इसके आगे कुछ और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक महिला घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आती है, उसकी औसत चाल क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लेडी है, इसका घर और इसका कार्यालय, अब वो एक बार V1 चाल से अपने कार्यालय जाती है और V2 चाल से अपने कार्यालय से घर वापस लौट आती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर भी
कहीं जा रहे हैं या मान लीजिए घर से कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग से घर जा रहे हैं, तो उस बीच में अगर आप अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं तो आपकी स्पीड चेंज होती है, दूरी आपकी सेम होती है। अगर दूरी आपकी सेम है और दो चालें दी गई हैं तो यहाँ पे जो औसत चाल आएगा, औसत चाल वो आपका बन जाएगा औसत चाल, ये आपको बनेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ये दूरी सेम है तो, अगर वो दूरी सेम चल रहा है तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आप एक फार्मूला है, आप ध्यान में रखेंगे। जिसे यहाँ पे दिया गया है आपका 40 गुणे 70 गुणे 2 बटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा 110। और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सत 56, ये आपका आएगा 560 और 560 को भाग करेंगे 11 से तो 11 पचे 55, बचा आपको कितना 1, हो गया 10, जाएगा नहीं 10, एक जीरो लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे, या पॉइंट लगाने से अच्छा है आप इसे सही बटे में दिया है तो आप इस तरीके से लिख लें, 50 सही 10 बटा 11 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होगी। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला याद रखेंगे अगर दूरी सेम है तो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगर अगले सवाल की बात करें भैया तो अगला सवाल है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का आयतन क्या होगा। तो इसमें गोले का आयतन, वो भी अर्ध गोले का आयतन आपसे पूछा है। तो पहले तो आप गोले का आयतन देखिए क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन है वो आपका है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहीं पे अर्ध गोले का जो आपका आयतन होगा, अर्ध गोले का आयतन इसी का आधा हो जाएगा, और जब इसका आधा होगा तो 2/3 पाई r क्यूब। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ये आपका होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका इसमें ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें r का मान क्या है, r का मान आपका 9 है, सिर्फ आप r का 22। अब इसी पे आप मान लिख दीजिए 3/2 पाई का मान 22/7, और 3 का क्यूब जो आएगा वो आपका 729 आएगा। तो यहाँ पे ये 729 आप लिख लीजिए। अब 729 को 3 से आप काट सकते हैं, इसको आप 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, और फिर आपका कितना बच जाएगा 1, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, 243 आ जाएगा। और अगर आप इसको भाग करना चाहते हैं तो इसे आप भाग कर सकते हैं, 7 त्रिक 21, बचा कितना 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, और फिर 7 51 7, फिर बचा 3 7 चौक 28, बस 2 तक लेके जाना है, इतना ही आपका रहेगा। अगर इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो इसका गुणा इसमें अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 486 गुणे 3.14। अब अगर इसका आप गुणा करेंगे तो लगभग ये आपका 4 तिहाई 12 और ये 86 है, तो लगभग ये आपका जो भी इसका गुणा करने पे आएगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी उत्तर होगा ये आपका उत्तर है, उत्तर आपका यही आएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को
माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए कोई भी 1 किलोग्राम का सामान है और तो उसमें 1000 ग्राम होगा, लेकिन अगर कोई भी दुकानदार 950 ग्राम का गलत बाट का प्रयोग करता है तो वह 950 ग्राम ही किसी को तौल कर देगा, यानी हर बार वो 50 ग्राम का फ़ायदा लेगा। किस पर लेगा? इस 950 ग्राम पर फ़ायदा लेगा, ना कि 1000 पर, क्योंकि वो अपने गल्ले में से सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम ही तौल कर दे रहा है। तो वो 950 ग्राम पर 50 ग्राम का फ़ायदा लेगा, तो 100 पर कितने का बनेगा? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 19 50 95, ये आपका बन जाएगा 5 सही 5/19% का उसको लाभ होगा। सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने ऐसे सवाल देखे थे। यदि व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, तो स्थिर जल में नाव और धारा की चाल क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि यदि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल हमें दिया गया हो तो हम नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। नाव के चाल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर नाव की चाल ज्ञात करनी है तो नाव की चाल बराबर है धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटा 2। इसके जस्ट पहले वाले ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल किए थे। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले देख लें ताकि और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो धारा के अनुकूल चाल आपका है कितना 12, धारा के प्रतिकूल चाल कितना है 20/2। अब यहाँ पे ये कितना आपको मिल जाएगा 32 और 32/2 कितना आ जाएगा 16। अब आप देखें कि 16 किस में है, 16 एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम लोग नाव की चाल देख लेते हैं कि नाव की चाल तो हमें मिल गया, धारा की चाल क्या होगा। धारा की चाल बस यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के आपका प्रतिकूल चाल, तो बस यहीं पे माइनस लग जाएगा आपका। तो जब आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा यहाँ रहेगा, धारा के विपरीत दिशा में और यहाँ पे धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका आएगा 20 - 12 और ये आपका रहेगा बटा 2, तो ये कितना 8/2 और ये आपका कट जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी 16:4। ये नाव की चाल कितना 16 और धारा की चाल कितना 4। तो आइए अगला सवाल देखते हैं इसके ऊपर का। इसके ऊपर के सवाल अगर हम लोग देखे जाएं तो आपका है रजनीश एक बैंक से 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% हो तो अंतिम राशि क्या होगी। अब इस प्रकार के सवाल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8% और कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए है और कितना पैसा है 3 लाख रुपए है। तो अब इस सवाल को करने के लिए आप किसी भी तरीके से करने जाएंगे इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ने वाली ही है। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को हम लोग बेसिक सूत्र से ही सॉल्व करते हैं और उससे अच्छा है कि हम लोग इसके आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे
जो आपका दिया गया 3 लाख रुपए उसने बैंक में जमा किए हैं। अब उस पर वो हर साल 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। तो जब वो पहले साल 8% का चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो 108% होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग 100 में बदलेंगे तो ये आपका बदल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आपका पहले साल तो हो गया, जैसे वो दूसरे साल जाएगा फिर वो 108% लेगा, 108/100, ऐसे वो एक बार और, तो ये आपका बन जाएगा 3 बार आप 108 से गुणा कर देंगे, बस क्यूब होगा। ये इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपको अमाउंट जानना है तो अमाउंट जानने के लिए P = आपका होता है 1 + R/100 × N, जहाँ पे P आपका क्या है, मूलधन है, और R क्या है, वो आपकी रेट है, और N क्या है, वो आपका टाइम है। तो आप यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो 100 × 100, यहाँ 8 है तो 108, और ये कितनी बार आपका होगा, 3 बार, 3 वर्ष है। तो अब अगर ये बेसिक सा फार्मूला है तो इससे हमें इसमें फ़ायदा क्या होगा वो हम आपको बता दें। देखें ऊपर तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अगर हम किसी भी संख्या में 9 का गुणा करें तो उसका जो गुणनफल आता है 9 × 9 9, 9 × 27, इनके अंकों का जोड़ का मतलब है कि जैसे 2 + 7 + 9, इनके अंकों का जोड़ भी 9 आता है। जैसे फिर जोड़ेंगे, जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये 18 होगा, फिर 18 को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। तो इस तरीके से इसके अंकों का जोड़ क्या होता है, 9 होता है। अगर 9 का हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो उनके अंकों का जोड़ 9 होता है। और अगर यहाँ इनके अंकों का इसमें 9 है, क्योंकि ये जो 108 है ये 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इन सब जीरो को काट देते हैं तो ये हमारे 5 जीरो तो पहले कट जाएंगे। अगर अब हम इनका आपस में गुणा करें, 10 से भाग करें तो कोई ना कोई एक उत्तर होगा। लेकिन यहाँ 108 का क्यूब करना थोड़ा कठिन हो सकता है, फिर उसको 3 से गुणा करना। तो एक काम हम लोग ये कर लेते हैं कि जब भी कभी 9 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो उसके अंकों का जोड़ हमेशा कितना होगा, 9 होगा। तो इस ऑप्शन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसके अंकों का जोड़ 9 आता है। जिसके अंकों का जोड़ 9 होगा वही हमारा उत्तर होगा, और जिसका नहीं होगा वो उत्तर कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 3 8, इसके अंकों का जोड़ 9 नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये 9 है, ये 6 3 9 है, और फिर अगर देखा जाए आपका तो ये टोटल 7 3 10 और 10 6 16, तो ये इसका 16 होता है। 16 का मतलब 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी उत्तर आपका कट जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 7 3 10 है, ये भी उत्तर आपका नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ देखने जाएंगे तो ये 9 आपका होगा, और ये 6 3 9 होगा, और यहाँ देखेंगे 7 7 आपका 14, और 14 4 18, तो ये आपका 9 बनेगा, 18 बनेगा, तो ये 9 ही होगा, यानी यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो कभी कभी अगर कैलकुलेशन बड़ी है तो इस तरीके से भी हम इसके उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। वरना आप इसको किसी भी तरीके से करेंगे, इसके जितने भी तरीके से करेंगे सब में इसमें कैलकुलेशन आपकी बड़ी ही आएगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कुछ, एक वस्तु पर 750 रुपये अंकित हैं और 12% की एक छूट दी जाती है। 12% की एक छूट दी जाती है, 12% की एक छूट दी जाती है, और एक अन्य X% की छूट देने पर वस्तु 5400 रुपये में बेची गई, X% का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका अपठनीय बट्टा का सवाल है। पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक बेसिक सा सूत्र होता है, जिसे मान लीजिए आप छूट कहाँ देते हैं, तो छूट आप हमेशा अंकित मूल्य पर ही देंगे। अंकित मूल्य कितना है, 7500, तो 7500 पर आप छूट दे रहे हैं कितने का, 12 का। तो जैसे ही आप छूट देंगे, वस्तु को आप बेचेंगे तो 12 का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 88 में बेचेंगे। अब 88 में आपने बेचा होगा, जो फिर बचेगा, इतना जो ये बचा होगा ये 88% का मान आएगा छूट देने के बाद जब आप बेच रहे होंगे। लेकिन
किसी कारणवश उस पर एक अन्य छूट दी जाती है जो x% की है, तो मान लीजिए आप जब इसको छूट देंगे तो 100 माइनस x की छूट देंगे किस पर, 100 पर, और तब इसको आप कितने में बेचेंगे, 5400 में। तो ये तो एक आपका प्रॉपर तरीका होगा सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन और भी किसी तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब सीधे सीधे हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है, अगर हम इसका 12% ही पहले ज्ञात कर लें, तो अगर इसका 11% ज्ञात करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 12 पंजे 60 के जीरो हासिल आए 6, 12 6 90, तो ये 900, यानी हम उसको कितने की छूट दे रहे हैं, 900 रुपये की छूट दे रहे हैं। कहाँ पर, 7,500 में से। तो 7,500 में से अगर हम इसको 900 का छूट दे देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1 जीरो, यहाँ पे 0 जीरो, और 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे 6, यानी हमारे पास पहली छूट देने के बाद 7,500 पर 12% की छूट देने के बाद हमारे पास जो मूल्य होता, जो उस वस्तु को बेचना होता, वो 6,600 में बेचना होता। लेकिन एक छूट हमने यहाँ से फिर दे दी। अच्छा, फिर जब यहाँ से हमने छूट दी तो कितने की दी, x की दी, हमको नहीं पता, पर वस्तु बेचे हम कितने में हैं, तो 5400 में बेचे हैं। तो अब यहाँ से हम 5400 में वस्तु को बेच रहे हैं, तो कितने % की छूट देंगे, तो अब यहाँ से जब हम छूट दे रहे होंगे तो ये 2 और यहाँ ये आपका 1, यानी आपने छूट दिया कितना, 1200 का। अच्छा, किस पर आपने छूट दिया, तो अब आपने 15, यहाँ पे 7,500 पे छूट नहीं दिया, अब आपने छूट दिया 6600 पे। तो अब आप आधार जो बनेगा वो 6600 बनेगा। तो यहाँ पे आपने 1200 की छूट दिया है किस पर, 6600 पर। तो 100 पर कितने का होगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। आप अगर यहाँ से काटना चाहते हैं तो 6 दूनी 12 और 11 छक्का 66, तो ये बनेगा आपका 200/11, या यही बन जाएगा 2/11। अब 2/11%, और 1/11 का मान क्या होता है, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा 18 सही 2/11%। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो 18.18% आपका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, तो सवालों को और सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। तो अगर इसमें वास्तविक वृद्धि देखा जाए तो सिंपल सी बात यह है कि 40 में सिर्फ आप 40% बढ़ा दीजिए, बस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यही 16 की वृद्धि होगी। अगर ये पूछता कि वह कितनी हो जाएगी, तो कितनी होने का मतलब ये होगा कि 16 तो बढ़ा है आपका, अगर 40 और जोड़ेंगे तो 40 में 16 और जोड़ेंगे तो वो 56 हो जाता। अगर बात करते हैं वो कितनी हो जाएगी तो 56 हो जाता। कितने की वृद्धि होगी, तो केवल 40 की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित किया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बेलन और शंकु का आयतन पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन अगर देखा जाए, बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है, और जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपका होगा 1/3 πr²h। तो अब इसमें जो रेडियस है वो r1 और r2 दोनों बराबर हैं, यानी ये r ही है, क्योंकि यहाँ पे बेलन की रेडियस और शंकु के रेडियस दोनों ही सेम हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो हमें इन दोनों का आयतन बराबर करना होगा। हमें इन दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे, क्योंकि बेलन से ही हमें शंकु बनाया गया है। अगर एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जाए, यानी शंकु से बेलन बनाया जाए, तो सिर्फ हमें उनके आयतन को ही बराबर करना होगा। कोई भी ऐसे दो आकृतियाँ
चाहे वो गोला हो या शंकु हो या बेलन हो, एक से दूसरा बनाया जाएगा तो उनके आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर h1, यहाँ पे हाइट h1 मान लो, इसकी हाइट h2 मान लेते हैं, और बेलन की हाइट उसने दिया है कितना 8.8। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो अब आप देखेंगे कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, केवल और केवल आपको क्या दिया गया है h1 कितना दिया 8.8, इधर दिया गया 1/3 इंटू h2 आपको ज्ञात करना है। इसका आप इधर गुणा कर दीजिए, 8 तिरिक 24 के 4, हासिल आए 2, 8 तिरिक 24 2 26, यानी उसका 26 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आ जाएगी। और किसकी ऊंचाई आएगी, शंकु की ऊंचाई 26.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग मिलेंगे।